शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेशनल गेम्स 2022 से संबंधित। नेशनल गेम्स 2022 का 36वें नंबर का संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है, समाप्त हुआ है। उसी को लेकर के हम ये न्यूज़ देखने वाले हैं, इसका विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले हम नेशनल गेम्स के बारे में देखेंगे, इसका क्या हिस्ट्री रहा है। डॉक्टर A.G. नौहरन और हैरी कोबक के प्रयासों से 1924 में अविभाजित पंजाब में लाहौर में भारतीय ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की शुरुआत होती है। कौन सा संस्करण? भारतीय ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण। इसके बाद 3 और भी जो संस्करण थे वो आयोजित हुए थे लाहौर शहर में। फिर 1938 में जब 8वें नंबर का संस्करण हुआ, उसके बाद से इस आयोजन का नाम हमने क्या कर दिया? राष्ट्रीय खेल नाम दे दिया था। लखनऊ ने आज़ादी के बाद के अपने पहले अवतार में राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करी थी। मतलब इनका आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। जबकि जो ओलंपिक की तर्ज पर पहला राष्ट्रीय खेल 1985 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय खेलों की अवधि क्या रहेगी और इसके नियम क्या रहेंगे, ये पूरी तरह से भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। 1920 के दशक में राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने वाले ओलंपिक में राष्ट्रीय खेल शामिल है। मतलब कुछ ऐसे गेम्स भी हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ओलंपिक होता है उसमें शामिल किए गए हैं। तो भारत में राष्ट्रीय खेलों को पहली बार भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में देश में ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ में हमने शुरू करे थे। तो ये इसके उद्देश्य बताए जाते हैं क्या क्या है कि लोगों को, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो ओलंपिक होता है उसके लिए उनकी तैयारी करवाना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकें। 36वें नंबर का जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था उसकी थीम क्या थी? 36वें राष्ट्रीय खेल जिसकी थीम खेल से एकता का उत्सव, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स है। 7 साल के अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे हैं। ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक इनका डेट रहा था। तो ये 6 शहरों में आयोजित किए गए थे, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर। ठीक है, ये सब कहाँ आ जाते हैं? गुजरात में आ जाते हैं। और जो नई दिल्ली ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा का आयोजन यहाँ पर हुआ था। वहीं यदि हम बात करें तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 7000 एथलीट के लड़कों ने भाग लिया, एथलीटों ने भाग लिया। इसमें 36 अलग अलग किस्म के गेम शामिल हुए थे, जिसमें सर्वाधिक पारंपरिक ओलंपिक खेल भी शामिल है। मलखंब और योगासन जैसे स्वदेशी खेल भी पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल हुए। इससे पहले इनका आयोजन कहाँ किया गया था? 2015 में केरल में किया गया था। शुभंकर की बात करें तो शुभंकर जो है सावज, ये खिलाड़ी के व्यक्तित्व के सबसे मेन लक्षण, जैसे कि आत्मविश्वास होना चाहिए, उसके अंदर जोश हो, प्रेरणा, सफल होने की आंतरिक इच्छा है, ध्यान, लक्ष्य पर केंद्रित होने आदि पर बल देता है। गुजरात में जो सावज है उसका अर्थ होता है तारनहार। तारनहार मतलब तारने वाला, उद्धार करने वाला, उद्धार करता। साज एशियाई शेर का भी प्रतिनिधित्व करता है जो आज केवल भारत के जंगलों में ही जीवित बचा है। इसके अलावा भी कुछ जानकारियां हैं कि देखिए, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है गोवा की, ठीक है, इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है IOA की तरफ से कि वो होस्ट करेगा नेशनल गेम्स 2023 में। तो एंड द क्लोजिंग सेरेमनी द गोवा डेलीगेशन में रिसीव द IOA फ्लैग। तो जो गोवा के डेलीगेशन हैं सेरेमनी के टाइम में इनको एक IOA का फ्लैग भी मिल जाएगा। 36वें नेशनल गेम्स की यदि हम बात करें, राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी टू द हाइब्रिड कॉन्टिनेंट ऑफ सर्विसेज फॉर द 4th टाइम इन सक्सेशन। ठीक है, इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का बेस्ट ट्रॉफी प्राप्त करने वाला रहा था फॉर फिनिशिंग सेकंड इन मेडल टैली। सेकंड नंबर पर आया है मेडल के हिसाब से यदि आप देखोगे तो, मतलब कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा मेडल स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से जीते हैं। हॉनरेबल गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर थे श्री भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने प्रेजेंट किया था
बेस्ट मेल एथलीट किसको? साजन प्रकाश को। इन्होंने जीते 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रांज। कर्नाटका का हसिका रामचंद्रा, ठीक है, बियरली 14 साल इसकी उम्र होगी। अप्रोप्रिएटेड द बेस्ट फीमेल एथलीट क्राउन विथ 6 गोल्ड एंड 1 ब्रॉन्ज। इसके बाद कर्नाटक की एक है हसिका, इनको उम्र 14 साल बताई जा रही है। बेस्ट फीमेल एथलीट का इन्होंने पुरस्कार जीता, 6 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज है। गुजरात की 10 साल की सूर्यजीत खैरे, ठीक है, मलखंब में हु वाज ए रिलक्टेंट स्टार्टर after losing his father just a few days back, emerged as viral star of the games, becoming its youngest medal winner। देखा जाए तो सबसे कम उम्र में जीतने वाली कौन है? गुजरात की सूर्यजीत खरे हैं। ये मेडल बताए जाते हैं जैसे कि सर्विसेस, इसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनका नंबर बताया गया है कि सबसे ज़्यादा कौन गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड। तो जो बजट रहा था 2022 और 23 का केंद्रीय बजट, इसमें वित्त मंत्री ने आने वाले 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। 400 ट्रेनों के निर्माण में कितना रुपए लग जाएगा? 50,000 करोड़ रुपया हमें निवेश करना पड़ेगा। वहीं यदि हम 2018 की कीमत पर मौजूदा वंदे भारत पर प्रति ट्रेन 16 बोगी, एक ट्रेन में 16 बोगी सेट के हिसाब से 106 करोड़ रुपया निवेश किए गए हैं। नई ट्रेन चलाने का प्रस्ताव वर्तमान में चल रही योजना के अतिरिक्त में है, ताकि 2023 में स्वतंत्रता दिवस तक पूरे भारत में 75 वंदे भारत ट्रेनों का हम परिचालन कर सकें। वंदे भारत ट्रेन का इतिहास देखते हैं। इनको स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ऑटोमेटिक ट्रेन मानी जाती है, जिसे गति और यात्री सुविधा के हिसाब से राजधानी ट्रेनों की शुरुआत के बाद भारतीय रेलवे का ये अगला कदम माना जाता। इसका पहला कदम कौन सा था? राजधानी ट्रेन, गति भी और सुरक्षा भी और सुविधा भी। पहली जो वंदे भारत ट्रेन का निर्माण है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। पहली किसने किया था? चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। वंदे भारत अलग लोकोमोटिव द्वारा संचालित यात्री कोचों की जो पारंपरिक प्रणाली की तुलना यदि हम करें तो ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी के अनुकूलन का भारत का पहला प्रयास था। ट्रेन सेट कॉन्फ़िगरेशन एक जटिल प्रोसेस है, लेकिन इसे बनाए रखना आसान है। ये कम ऊर्जा खपत के साथ ट्रेन संचालन में अधिक लचीली होती है। हाल में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन में आई हैं। पहली नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में और दूसरी है नई दिल्ली से कटरा के बीच में। 400 नई ट्रेनों में बेहतर दक्षता के लिए रेलवे इनमें कई ट्रेनों को स्टील के बजाय एल्यूमिनियम से बनाने का विचार कर रहा है। तो जो वंदे भारत ट्रेन रहेगी, इसकी तुलना में एल्यूमिनियम बॉडी प्रत्येक ट्रेन सेट को लगभग 40 से 80 टन हल्का बना देगी। मतलब हमें ऊर्जा कम लगेगा, हमें बिजली कम लगेगी, इसलिए हम ऐसा करना चाहते हैं। इनकी यदि हम विशेषता की बात करें तो विकास के चरण के दौरान वंदे भारत ट्रेन बिना लोकोमोटिव इंजन से संचालित होती है, जो कि एक प्रणोदन प्रणाली पर आधारित होती है। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसके द्वारा ट्रेन सेट संचालित होता है। इसके जो डिब्बे रहेंगे, ऑनबोर्ड वाईफाई है, GPS है, CCTV, इसके अलावा सभी डिब्बे में ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, घूमने वाली चेयर हैं और बायो वैक्यूम शौचालय टॉयलेट भी यहाँ पर होने वाला। स्पीड की बात करें तो अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जिससे यात्रा का जो समय है 25 से 45% तक कम हो जाता है। इसके अलावा यदि हम इस ब्रेक की बात करें तो बेहतर ऊर्जा दक्षता वाला एक ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे लागत, ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल हो जाता है। महत्व की यदि हम बात करें तो 3 साल में 400 ट्रेन यदि चलाई जा रही हैं, उनका उपकरण का निर्माण हो रहा है, तो 10,000 से 15,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने वाला है।
देश का जो रोलिंग स्टॉक है, रोलिंग करके रेलों को बनाया जाता है, इस उद्योग में भी 50,000 करोड़ रुपया निवेश निर्माण आपूर्ति से इसको प्रोत्साहन मिलने वाला है। इसके साथ साथ में रेलवे की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, परिचालन की जो कैपेसिटी है वो भी इससे बढ़ने वाली है। एक चीज़ हम नेशनल गेम्स संबंधित और देखने वाले हैं कि हमने जो सर्विस सेक्टर की बात करे थे कि सर्विस सबसे टॉप पर रहा नेशनल गेम्स में मेडल जीतने के मामले में। तो जो सेना की टीम है उसको सर्विस नाम दिया गया है, इसलिए हमको वो क्लियर चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो जो सेना की टीम है इसने लगातार चौथी बार नेशनल गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष हासिल किया है। तो इसमें सेना की तीनों अंग आ गए थे, 61 सोना जीते, 35 रजत और 32 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, तो हाल ही में जो 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल थे उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एसएसबी के बारे में जानकारी दी गई है कि जो एसएसबी है इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ये भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे। इसी के कारण एसएसबी को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने का भी सौभाग्य मिल जाता है, सशस्त्र सीमा बल जिसको बोलते हैं। अब अगली न्यूज़ जो हम देख रहे थे वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड देख रहे थे। तो प्रधानमंत्री द्वारा 13 तारीख को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया गया है। इसकी नियमित सेवा 19 अक्टूबर से चालू होने वाली है। तो ये टाइम पीरियड दिया गया है, यहाँ पर स्टेशन है, कब आगमन होगा कब प्रस्थान होगा इसके बारे में ये बताया गया है यहाँ पर। और इसके रेट की यदि हम बात करें, एग्जीक्यूटिव क्लास 2045 रुपया और सबसे कम यदि आप देखोगे ना 1890 रहेगा इसका, यदि खान पान आपको नहीं चाहिए तो। चेयर कार रहेगी 955 रुपये यदि आप खाना नहीं लेते हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास ये रहेगी 1890, चेयर कार 955, मतलब जो आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं दोनों का किराया यहाँ पर बताया गया है। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है 16 कोचों का एक सेट है, ट्रेन रैक सेट है, जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास रहती है और चेयर क्लास कोच शामिल होते हैं। तो ये जो ट्रेन रहेगी सप्ताह में 6 दिन चलने वाली, मतलब शुक्रवार के दिन ये नहीं चलेगी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं द हिंदू की। तो द हिंदू की जो पहली खबर आई है वो सुप्रीम कोर्ट हिजाब पहनने को लेकर के जो निर्णय दे रहा था उससे रिलेटेड ये आई है। कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से बैन लगा दिया गया था कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जा सकती हैं। अब ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो 2 लोग इसकी सुनवाई कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज, एक थे गुप्ता और दूसरे थे धुलिया। तो इसमें जो गुप्ता हैं उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सही ठहराया है और उनका कहना है कि इससे किसी भी प्रकार का उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, उनका ऐसा मामला है। उन्होंने कहा था राइट टू एक्सप्रेस, मुझे किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का जो अधिकार है खुद से, जैसे कि मैं हिजाब पहन रही, यानी कोई लड़की हिजाब पहनती है, ये कहाँ पर ख़त्म हो जाता है? स्कूल के गेट पर ही ख़त्म हो जाता है, उनका ऐसा कहना है। मतलब कि उनके हिजाब पहनने का जो अधिकार है कहाँ तक है? अपने घर तक है, अपने बाहर के परिवेश तक है, लेकिन स्कूल तक नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a डज नॉट एक्सटेंड टू द वियरिंग ऑफ हेड स्कार्फ। आपको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की गारंटी मिली है संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 19(1)(a में, ठीक है, वो उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं हेड स्कार्फ पहनने तक, ऐसा उनका कहना है। वहीं यदि हम बात कर लें धुलिया की, तो इनका कहना है देखिए, यदि कोई लड़की हिजाब पहनना चाहती है तो ये उसकी चॉइस है। आप इस पर ध्यान मत दो कि लड़की क्या पहनना चाहती है, आप इस पर ध्यान दो कि उनको शिक्षा मिलना चाहिए। कुरान में उसका उल्लेख है या नहीं है, ये सब बातों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कपड़े कैसे भी पहन लो, लेकिन आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा इनका डिसीजन आया था। तो ये क्या है, उसकी कंजर्वेटिव फैमिली उसको परमिट करेगी
स्कूल जाने के लिए, एंड इन दोज केसेस हर हिजाब इज़ हर टिकट टू एजुकेशन। ऐसा होना नहीं चाहिए कि हिजाब के चलते चलते उनको पढ़ाई ना मिल पाए। तो इस प्रकार से ये हिजाब को लेकर के दोनों का अलग अलग मत आया है। अब कोई डिसीजन नहीं निकल पाया है, इसीलिए इस केस को अब बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं इंडिया और रसिया के रिलेशन को। ये न्यूज़ बताती है UNGA। इंडिया ने क्या काम कर दिया है, अब्सटेन कर दिया है। कहाँ से? UNGA एक रिजोल्यूशन लेकर के आया था रसिया के खिलाफ में। तो एक बार फिर से क्या है, भारत उससे बाहर रहा है। इंडिया एक बार फिर से रहा है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन आ रहा था वेडनेसडे के दिन, जिसमें रसिया की आलोचना होने वाली थी कि उसने इलीगल तरीके से रेफरेंडम कराया था और अटेम्प्ट किया था कि कैसे करके हम यूक्रेन को कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि हमने हाल ही में एक न्यूज़ देखे थे कि रसिया की तरफ से जनमत संग्रह कराया गया है और उसके जो कुछ कुछ शहर हैं उनके ऊपर उसने कब्जा कर लिया है जनमत संग्रह करा करके। तो जो कंट्री है ना, वो एक प्रकार से रेडी है टू सपोर्ट इफोर्ट इट डी एस्केलेशन वाइल इंसिस्टिंग ऑन फाइंडिंग पीसफुल सॉल्यूशन थ्रू डिप्लोमेसी। हमारा देश हमेशा से यही कहते आया है कि दोनों के देश के बीच में क्या है, डिस्कलेशन होना चाहिए, पीसफुल वार्ता होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों का जो मुद्दा है वो शांत हो सकता है। हम कुछ जानकारी देखने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसमें चार्टर काम करता है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। नियम कानून जो होते हैं चार्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो UN जनरल असेंबली है वो ऑक्यूपाई करता है काफ़ी एक केंद्रीय स्थान एज द चीफ डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये काफ़ी केंद्रीय स्थान प्राप्त कर रहा है यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन के रूप में है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। यदि हम UNGA की बात करें तो इसका हेड कौन रहता है? इसका प्रेसिडेंट रहता है, जिसको इलेक्ट किया जाता है 1 साल के लिए। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 193 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के। मैंडेट की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एक यूनिक फोरम मतलब एक मंच प्रोवाइड कर रहा है कि हम मल्टीलैटरल डिस्कशन कर सकें। बहुत सारे देश आपस में इस मंच में बैठ करके चर्चा करते हैं। फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरनेशनल इशू कवर्स बाय चार्टर। UN का चार्टर जो विषय कवर कर रहा है उन सारे मुद्दे पर इंटरनेशनल तौर पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है किसका? स्टैंडर्ड सेटिंग एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हमें जो इंटरनेशनल लॉ है उनका कोडिफिकेशन कैसे करके करना है, उसका स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस कैसे रहेगी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एक डिसीजन मेकिंग के तौर पर कैसे है? तो जो प्रत्येक 193 मेंबर स्टेट है किसका? यूनाइटेड नेशंस का, सबके पास में बराबर वोट का अधिकार रहता है। अब कुछ ऐसे डिसीजन है यूनाइटेड नेशंस के लिए जो कि ये देने का काम करता है, जैसे कि अपॉइंट करता है सेक्रेटरी जनरल। इसके लिए रिकमेंडेशन कौन देगा? सिक्योरिटी काउंसिल देगा। इसके अलावा इलेक्ट करता है नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर को भी इलेक्ट यही करता है। इसके साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस के बजट को अप्रूव करने का काम करता है। असेंबली की मीटिंग होती है रेगुलर सेशन में सितंबर से लेकर के दिसंबर के महीने में हर साल, ठीक है। और इसके बाद एज रिक्वायर्ड यदि कभी ज़रूरत पड़ती है ये डिस्कस करती है स्पेसिफिक इशू में, पार्टिकुलर इशू में, कैसे करके? डेडिकेटेड एजेंडा आइटम्स या फिर सब आइटम्स विच लीड टू एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन। जैसे कि
हम हाल ही में सुन रहे हैं, न्यूज़ आ रही है कि एक रिजोल्यूशन का एडॉप्शन किया जाना है, भारत उससे बाहर रहा है। तो इसका जो डिसीजन लिया जाता है वो वोटिंग के माध्यम से रहता है। जनरली यदि हम बात करें, सिंपल मेजॉरिटी को कंसिडर्ड किया जाता है रिजल्ट के तौर पर, बट इन केस ऑफ इम्पोर्टेंट डिसीजन 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। एक मेंबर का एक वोट रहता है। ठीक है, नॉर्मली यदि बहुमत आ गया है तो हम कह दे रहे हैं कि चलो ये रेजोल्यूशन पास हो गया, लेकिन यदि कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन रहा तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। और बताया जाता है कि हर एक मेंबर कंट्री का एक वोट होता है। तो इसकी तो न्यूज़ देख चुके हैं और यूएनजीए के बारे में भी देख चुके हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इसरो से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डेवलप कर रहा है एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल सिस्टम को। ठीक है, जो कि आने वाले टाइम में रिप्लेस कर देगा अभी जो ऑपरेशनल में चल रहा है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का ऐसा कहना है। पीएसएलवी को नॉर्मली क्या बोला जाता है, ट्रस्टेड वर्क हॉर्स। ये आने वाले टाइम में रिटायर होने वाला है एक दिन, ऐसा कहना है सोमनाथ का। ये कब बोला था उन्होंने? 3 दिन का जो इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2022 आयोजित किया जा रहा था, विच ओपन 8 लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर वलियामाला ऑन थर्सडे। वहीं यदि हम बात कर रहे हैं NGLV की, इसरो अच्छी तरह से समझता है। इसरो देख रहा है कोस्ट कोफिशिएंट। कोस्ट एफिशिएंट मतलब कि हमारी जो लॉन्चिंग है वो सस्ती होना चाहिए, 3 स्टेज की हो, रीयूजेबल